हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो अभी इधर सब्जेक्ट वाइज टॉप 50 क्वेश्चंस पूरा निचोड़ क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी थर्ड क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर का जो है पूरा निचोड़ कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चंस के थ्रू आपको दिखा पाएँ। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप क्या करिए कि एक दिन में 5 से 10 क्लासेस जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है अपने अकॉर्डिंगली उन सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करिए। वीडियोस देखिए, क्लासेस देखिए, क्योंकि क्लासेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप विजिट कर लोगे, जितने ज़्यादा क्लासेस आप कर लोगे, उतना इजी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो ई बुक है, इसमें आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स, ये सभी चीज़ों का जो है आपको निचोड़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो ई बुक है वो आपको फ्री में दी जा रही है। तो 70 रुपीज़ का ये कॉम्बो पैक आप कह सकते हो। सारी की सारी ई बुक्स ये जो हैं आपके सब्जेक्ट जो मैंने बताए, इनकी आपको ई बुक मिल जाएगी। मास्टर वीडियोस जो आपको ये जो 2 थंबनेल दिख रहे हैं, मास्टर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आप जो क्वेश्चंस ना आए तो वहाँ से आप देख सकते हो क्या कॉन्सेप्ट, क्या अप्रोच लगी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। मात्र 2 से 3 दिन में आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी जीके इज़ वेरी मच वास्ट, उसके लिए भी हमने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एक एक करके क्लासेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स अब डालने पड़ेंगे। जो टाइम है आपका एंडिंग वाला, इस समय जिसने मेहनत कर ली, अपने आप को झोंक दिया, तो सफलता उसके हाथ में ज़रूर आएगी, सिलेक्शन उसके हाथ में ज़रूर आएगा, सीट उसके हाथ में ज़रूर आएगी, और आपका डेडिकेटेड कॉलेज आपके हाथ में ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिलोंग्स टू। आप सभी को पता है कि कई सारी जनरेशन्स हैं। ठीक है, वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और एआई भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहली जनरेशन आपकी थी वैक्यूम की, सेकेंड जनरेशन थी ट्रांजिस्टर्स की, थर्ड जनरेशन थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर्स की, और फिफ्थ जनरेशन एआई, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे थर्ड जनरेशन पूछ रहा है, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फॉर्ट्रैन इज़ अ, मतलब आपका यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन बी फार्मूला ट्रांसलेशन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में जो है वो डेटा किस तरीके से रखा जाता है। तो लाइन स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, रोवाज एंड स्पेसेस, या फिर रोज एंड कॉलम्स। सभी को पता है रोज एंड कॉलम्स में हम रखते हैं स्प्रेडशीट को, जो डेटा है उसमें। और अगर हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो वो कहलाया जाता है सेल। कैंसिल और एंटर बटन आपको जो है किस बार में या किस टैब में देखने को मिलता है। तो कैंसिल और एंटर बटन ये आपको ऑप्शन बी फॉर्मूला बार में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। एड्रेस ऑफ द सेल कैन बी सीन इन, तो जो अगर आप किसी सेल पे हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप सेल किस सेल पर हैं या एड्रेस क्या है उस सेल का, तो ये आप नेम बार देखेंगे, वहाँ पे आपको सेल का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हैं, 500, 600, 100 ये नहीं होगा। 400% किसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी होगी। तो देखो बिट जो है ना, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। बाइट क्या है कि 1 बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं, और 1 निब्बल क्या है, 1 निब्बल में आपकी 4 बिट्स होती हैं। और अगर केबी की बात करेंगे तो 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
पीडीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें से कौन सा आपका हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? तो एक ऑप्शन और, ऑप्शन ई ऑल, ठीक है। और आप कहोगे सर सभी, ऑल, तो येस यू आर राइट। अब देखो इसमें क्या है ना, आपके सामने कभी कभी क्या करेगा, 3 लैंग्वेज आपकी कोई लो लेवल लैंग्वेज दे देगा और एक लैंग्वेज आपकी हाई लेवल दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का। तो ये कुछ बेसिक जो बार बार पूछी जाती हैं लैंग्वेज, ध्यान रखेंगे ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चंस बड़े टफ हैं। तो देखो भाई, तुम्हारे हिसाब से हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेन मुद्दा ये है ना कि हम आपको वो कंटेंट दें जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। आपका टेस्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको तैयार करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ाया जा रहा है। आप कहोगे इजी क्वेश्चन करवाओ तो हम इजी करवाने लगेंगे, आप कहोगे हार्ड क्वेश्चन करवाओ तो हम हार्ड करवाने लगेंगे। क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का जो कि आपको सिलेक्शन ही ना दिला पाए, और 1-2 क्लास से होगा भी नहीं। इसीलिए मैंने आपको पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं काम करूंगा, आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कंप्यूटर की, ठीक है। और सारी की सारी प्लेलिस्ट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप बताना तो मैं आपको हर एक जो क्लास है उसके नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको लिंक वगैरह मिल जाता है प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, अगर आपको 10 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की या 2 घंटे की जितनी भी क्लासेस आपको दी जाए, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर स्टूडेंट वो क्लास कर रहा है तो वो क्वेश्चंस ऐसे हों कि स्टूडेंट को मज़ा आए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ना कि यहाँ पे, ठीक है। भले ही यहाँ पे आपको लगे कि यार टफ है, नहीं आ रहा है, लेकिन आप सीखिए उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सीख नहीं तो आए भाई, पढ़ नहीं तो आए। अभी आपका कोई फाइनल एग्ज़ाम थोड़ी है, अभी हम तो तैयार कर रहे हैं अपने आप को उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो अभी यहाँ पे गलतियाँ करिए, आप सीखिए, नहीं आ रहा है उस चीज़ को लर्न करिए, रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रेस करने वाला कोई काम नहीं है, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि आपके एंट्रेंस पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। 10 मिनट भी अगर हम क्लास दे रहे हैं तो यही सोचकर कि स्टूडेंट जो अगर हमको 10 मिनट दे रहा है तो वो उसका इन्वेस्टमेंट माना जाए, ना कि वेस्ट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट दे, और प्रॉफिट आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बैक टू द क्लास, की कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में छोटा सा डिफरेंस आपको दे दिया है, जिससे अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये चीज़ पूछ ले तो आपको पता होगा। देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है, हमने कोडिंग लिखी है 10 लाइन की। 10 लाइन की कोडिंग में कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये दोनों ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस क्या होता है। देखो ये पढ़ो कि अ कंपाइलर टेक्स अ प्रोग्राम एज अ होल और इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल लाइंस ऑफ अ कोड। मैंने आपको बोला कि एक आपने कोडिंग लिखी 10 लाइन की, अगर आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो कंपाइलर क्या करेगा, आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की 10 लाइन पूरी एक बार में वो रन करेगा और देखेगा कि उसमें कहाँ पे एरर है, आपको दिखा देगा कि भाई 1 लाइन में ये एरर है, 5th लाइन में ये एरर है, इसको सही कर दीजिए आप, बस आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। वहीं दूसरे हाथ पे जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन उसने स्कैन की, सही है, ठीक है, सेकेंड लाइन स्कैन की, यहाँ पे अगर सेकेंड लाइन में उसको कुछ एरर्स मिलते हैं तो वो उसके बाद थर्ड लाइन स्कैन नहीं करेगा, आपको दिखाएगा कि सेकेंड लाइन में जो गलतियाँ हैं उसको सही करिए। तो सेकेंड लाइन में जो गलतियाँ हैं आप उसको सही करोगे, फिर दोबारा स्कैन करोगे, फिर वो दिखाएगा कि सेकेंड लाइन सही हो गई है, थर्ड लाइन भी सही है, लेकिन 5th लाइन में अगेन गलती है, इसको आप सही करिए। तो फिर आप 5th लाइन में सही करिए, फिर आप इसको स्कैन करिए, फिर आपको दिखाएगा 7। आप देख पा रहे हो ना कि वहाँ पे कंपाइलर ने एक ही बार में आपको सारी की सारी एरर्स दे दी, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपको एरर्स दे रहा है आपकी कोडिंग जो आपने की है उसमें जो है। तो इंटरप्रेटर स्लो है, कंपाइलर फास्ट है, ये भी आप कह सकते हो,
कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को एज अ होल लेकर वहाँ पे स्कैन करता है, एरर्स देता है, और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन जो है वो स्कैन करता है, एरर्स देता है। कंपाइलर जनरेट इंटरमीडिएट मशीनरी कोड्स, और इंटरप्रेटर जो है वो आपका नेवर जनरेट एनी इंटरमीडिएट मशीन कोड्स। ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस ध्यान रखेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ईमेल इज रिलेटेड टू, या ईमेल का आविष्कार किसने किया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा रे टॉमलिंसन। अच्छा, आज की क्लास का जो पहला होमवर्क है आपका वो आपके सामने है कि जो डेनिस रिच्ची ऑप्शन ए है ये आपके किस चीज़ से रिलेटेड है बताना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि सत्य नडेला यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और एप्पल के सीईओ की बात करें तो टिम कुक करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ईपी रोम आपसे पूछ रहा है, इसमें ई क्या है। ईपी रोम में ई क्या है, देखो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसके भी सब टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईपी रोम है इसमें ई क्या है, आप कहोगे इरेजिबल, इसका फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आपका है इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो रैम, रोम, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रोम की, इसके अपोजिट वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है रैम की। ठीक है, कई बार आपसे ऑप्शन दे देता है, रैम ऑप्शन देगा, रोम देगा, और फिर उसमें रोम के जो सब टाइप्स होते हैं वो भी दे देता है, ई पी रोम, ई पी रोम, पी रोम। फिर आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो उसके अप्रोप्रिएट आप आंसर करोगे। रोम अगर नॉन वॉलेटाइल है तो इसकी जो सब टाइप्स हैं वो भी क्या होंगे, नॉन वॉलेटाइल ही होंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप मेक श्योर क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, स्टूडेंट्स इंजॉय कर रहे हैं। तो आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम और एफर्ट्स दिखाते हैं और आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। शॉर्टकट की बात करें सेंटर अलाइनमेंट की, तो ये सेंटर अलाइनमेंट एक ऐसा शॉर्टकट की है ना जो ये एग्जामिनर बार बार पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर गलती कर देते हैं, कंट्रोल सी मार के चले आते हैं कि सी फॉर सेंटर होता है तो कंट्रोल सी ऑप्शन होगा। कई बच्चे और चालाक होते हैं, ऑप्शन में अल्ट प्लस सी दिया होता है या शिफ्ट प्लस सी दिया होता है, तो वो सोचते हैं कि कंट्रोल सी तो कॉपी का है, चलो ठीक है, लेकिन अल्ट सी या शिफ्ट सी से हो जाएगा। कुछ बच्चे और चालाक होते हैं, कहते हैं शिफ्ट सी से तो हम सी को बड़ा करके लिखते हैं, कैपिटल करके लेते हैं, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो एल्ट सी हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ही बच्चे जो चालाक अपने को समझते हैं वो रॉन्ग आंसर मार्क करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कंट्रोल ई होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए। और कंट्रोल डी जो है ये आपका बुक मार्क के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्टकट की टू कॉपी फॉन्ट विद अदर एडिट्स। इसमें भी बच्चे अपने आप को चालाक समझेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी टिक करके आ जाएंगे। कुछ बच्चे जो यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन को ढंग से वो हो सकता है सही आंसर कर दें, और कुछ यहाँ पे गलत आंसर तब भी कर देंगे। देखो, शॉर्टकट की अगर कॉपी के लिए पूछेगा नॉर्मल तो कंट्रोल सी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है शॉर्टकट की टू कॉपी फॉन्ट विद अदर एडिट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे ये देखिए, अगर आपने कोई चीज़ नॉर्मल लिखी है, कोई टेक्स्ट आपने लिख रखा है, आप उसको सेलेक्ट करते हो, कंट्रोल सी करते हो, कॉपी हो जाता है, आप कहीं दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर देते हो कंट्रोल वी से। लेकिन अगर आपने क्या करना है, आपने कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, उसको आपने उसमें एक वर्ड आपने क्या कर दिया, उसका साइज़ बड़ा कर दिया, 26 24 कर दिया, उसको आपने बोल्ड कर दिया, उसको आपने अंडरलाइन कर दिया। अब आप चाहते हो कि जो हमने इस वर्ड में किया है वही हम आगे भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसमें भी वही चीज़ करें, उसको बोल्ड कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें, उसको साइज़ उसका बढ़ा दें, 26 कर दें, 24 कर दें, सेम साइज़ और सेम तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल एक है कि आप बार बार उसको सेलेक्ट करो, उसका साइज़ बढ़ाओ मैनुअली माउस से, साइज़ के बाद उसका आप अंडरलाइन करो, कंट्रोल यू करो, और फिर कंट्रोल बी करो, बार बार चीज़ें मैनुअली करो। एक इसका है कि शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट सी
आप प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो जाएगा। देन आप उस पर्टिकुलर जो दूसरा वर्ड है जिसको आपको सेम साइज़ बनाना है, सेम फॉर्मेट में यूज़ करना है, उसको आप सेलेक्ट करिए माउस से और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए, तो आपका सेम जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे कॉपी में नॉर्मल और कॉपी विद अदर एडिट्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउस इज़ अ, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। इनपुट डिवाइस अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन का ए ऑप्शन मार्क करते हैं तो सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, तो ये सभी के सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एग्जांपल्स आप एक बार ज़रूर से देखिएगा, और अगर आप लगातार क्लासेस करते आ रहे हैं तो आप सभी को ये चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू वांट टू एडजस्ट स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट विच टैब विल यू नीड टू ओपन। अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, उसमें आप जो है एक जो स्लाइड है उसको साइज़ जो है उसका चेंज करना चाहते हो पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन या टैब के थ्रू ये चीज़ कर सकते हो। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डिज़ाइन टैब, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, राइट हैंड साइड में, स्लाइड साइज़ का, वहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F7 की इसमें से किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं उनका सबका अपना शॉर्टकट है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या फंक्शन है उनका। F7 की अगर हम बात करें तो ये आपका यूज़ होता है स्पेलिंग चेक के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और अगर यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम आपको देखना है तो आप थेसॉरस का यूज़ करोगे। थेसॉरस कैसे, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करोगे तब थेसॉरस लगता है। नॉर्मल F7 आपका स्पेलिंग चेक करेगा। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, रीनेम के लिए यहाँ पे कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं। F1 हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, ठीक है, और Alt के साथ F4 डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, और F2 रीनेम करने के लिए। कोई भी फाइल है ए नाम की, उसको आपको A1 बनाना है। फाइल को सेलेक्ट करिए, F2 प्रेस करिए, वो जो रीनेम वाला ऑप्शन है वो अपने आप खुल जाएगा। और एक और ऑप्शन आपके पास है कि माउस के साथ आप कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑडियो फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन .mp3 होता है, सभी को पता है आंसर। आगे बढ़ते हैं, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है। तो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे आपका होने वाला है ऑप्शन बी, PPTX। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, विच कीवर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, फ्रॉम रन डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक जो ऐप है, एप्लीकेशन आपके पास है, सॉफ्टवेयर, आपने डायरेक्ट गए, क्लिक करिया आपने, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप शॉर्टकट की से भी खोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपने विंडो प्लस R करेंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप टाइप करोगे वो एक पर्टिकुलर वर्ड, जिसे आपका एंटर करने के बाद वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो खुल जाएगा। तो वो कौन सा वर्ड है, कीवर्ड है, तो ध्यान रखेंगे विन वर्ड यहाँ पे आप टाइप करोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, M वर्ड, ये सब कुछ नहीं, विन वर्ड आप टाइप करेंगे, आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। कंट्रोल P यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट के लिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए, प्रीव्यू के लिए, या फिर प्रिंट कमांड के लिए। इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे प्रिंट कमांड के लिए हम कंट्रोल P का यूज़ करते हैं। शिफ्ट और एंटर, तो शिफ्ट और एंटर, देखो यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस करते हैं सिर्फ तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो वो अलग चीज़। यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर पूछा गया है तो वो आपका चेंज द लाइन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगर आप सिर्फ नॉर्मल एंटर प्रेस करोगे तो वो चेंज द पैराग्राफ तब आंसर बनेगा। डिफरेंस याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें से कौन सा आपका सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने आपके सामने दोनों ही चीज़ें रख दी हैं। इसमें आप देखोगे सुपर स्क्रिप्ट
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है। आंसर तो इसका ऑप्शन ए है। जो पावर्स में हम चीज़ें लिखते हैं ऊपर, वो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करके। दूसरा हमने सबस्क्रिप्ट भी रख दिया है आपके सामने कि इसमें से कौन सा सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। इसका भी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, बेस में जो पावर लिखते हो आप, वो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके लिखते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो होमवर्क आपके लिए है, 15 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। अगर आपने लगातार क्लासेस करते हुए आ रहे हो, कंप्यूटर की सारी क्लासेस अगर आपने कर ली है, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। इट्स नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। इट्स एन केक जिसको आप बहुत इजीली कट कर सकते हो, बट ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आप सभी को होमवर्क में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में कंप्यूटर अपने आप में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो स्टोर करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर जो है वो आपका बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल बी यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखो, ज़्यादा चालाक नहीं बनना है, ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये याद रखना है। कंट्रोल बी आ गया। अगर आपको पता है कि यार ये तो बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नहीं, अरे बोल्ड था करेक्टर, मारो मारो मारो, टिक मारो, ऑप्शन नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, गलत हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना। ओवर एक्साइटमेंट इज़ द कॉज ऑफ डेंजर जोन, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा है, बोल्ड द कैरेक्टर, बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, बोल्ड द होल डॉक्यूमेंट, या फिर बोल्ड द कंप्यूटर। तो बोल्ड करना है अगर आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ कंट्रोल बी दबाया और अपने आप बोल्ड हो जाता है सब कुछ। आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है जो भी आपको बोल्ड करना है, फिर आप कंट्रोल बी दबाते हो, तब वो बोल्ड होता है। तो बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। enjoying, if you are enjoying then do like and share your class among your friends, okay। ये क्लास आपकी ही तो है। आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल के लिए। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक थ्रू, आपको पता चल गया क्या? ठीक है, चलिए, कोई चीज़ हम लिख कर उसको नॉर्मल कट करते हैं तो वो आपका स्ट्राइक थ्रू का एग्जाम्पल हो जाता है, या वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, या वो हम स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंडरलाइन भी है। यहाँ पे हमसे सिर्फ स्ट्राइक थ्रू पूछ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल के इज़ यूज्ड फॉर, तो रिप्लेस बुकमार्क्स, बुकमार्क के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल डी, डिलीट के लिए डिलीट का बटन होता है, और हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का शॉर्टकट की होता है। हाइपरलिंक होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने ई बुक ले रखी है तो उसमें भी आपका जैसे क्लास दी हुई है, जैसे टॉपिक दिया हुआ है, डायरेक्शन, और उसके सामने उसका लिंक भी दिया हुआ है, और नीचे क्वेश्चंस है। तो जो लिंक दिया हुआ है उसमें लिखा रखा है क्लिक हेयर, और क्लिक हेयर क्लिकेबल है, मतलब आप उस पर अगर क्लिक करते हो तो आपको वो जो क्लास है वो खुल जाएगी। तो वो हमने हाइपर लिंक के थ्रू कर रखा है, ठीक है। आप ई बुक छोड़िए, कोई और भी अगर आपने कहीं भी देखा हो, आप वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ पे लिखा रहता है क्लिक हेयर टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक हेयर टू विजिट दिस वेबसाइट, क्लिक हेयर टू वॉच दिस पेज, क्लिक हेयर टू वॉच दिस वीडियो, क्लिक हेयर टू वॉच दिस क्लास। वो सब हाइपर लिंक के थ्रू ही होता है, ठीक है, जिससे हम उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर क्लास का, हम जो उस पर वेब लिंक होता है, एड्रेस होता है, वो हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एच इज़ यूज्ड फॉर, हाइपरलिंक के लिए नहीं, हाइपरलिंक के लिए तो कंट्रोल के यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक एच से शुरू होता है, दैट डजेंट मीन कि कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट की होगा, ओके, ध्यान रखना है। यहाँ पे रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए। एसएमटीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं,
अच्छा, यहाँ पे SMTP का मतलब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसके नेम में ही आपको जो है इसकी जो वर्क है उसका पता चल रहा होगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो मेल को ट्रांसफ़र करता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट कैसा? ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, लिंक्ड सोर्स या फिर डबिंग सोर्स? तो देखो, कई सारे ऐसे आपके सामने सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनके लिए जो पेड होते हैं, प्रोडक्ट की चाहिए होती है, और प्रोडक्ट की आपको तब मिलती है जब आप उसके लिए कुछ पे करते हो, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे फ्री वाले होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, इजी टू एक्सेस होते हैं। लाइनेक्स उसमें से एक है। लाइनेक्स इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज फर्स्ट रिलीज्ड इन, तो सी लैंग्वेज जो है सबसे पहले कब आई? तो ये आई 1978 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सी लैंग्वेज के बाद अगेन एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, जावा लैंग्वेज कब आई, सबसे पहले कब रिलीज़ हुई? तो ये आपकी रिलीज़ हुई 1995 में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राइट अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो राइट आर से शुरू होता है, यहाँ पे कंट्रोल आर करेक्ट आंसर बनेगा। पर आप ये फॉर्मेट मत याद रखिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देंगे आप। हाइपरलिंक का कंट्रोल एच कर देंगे तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर का अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल सी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसलिए चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें जो है फ्रेश अच्छे से स्टोर होंगी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट पता है क्या करेंगे? एक बार इस क्लास को देख लिया ना, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर उसके बाद वो नई क्लासेस खोजेंगे। अरे भाई, नया कुछ नए क्वेश्चंस करने हैं। अरे इस चक्कर में तुम लोग भटकते रहते हो, और एंड टाइम पे बस वही होता है कि यार क्या ही पढ़ा मैंने। तो इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी करो बॉस, जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़ो, बट एक जगह टिक कर पढ़ो। अगर आप हमारे वीडियोस के थ्रू, क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बता रहे हैं अगर कि भाई जो प्लेलिस्ट है उसको आप कवर करिए, तो एक लाइन से कवर करिए। फ़ायदा आपको तब देखने को मिलेगा, ना कि ऐसा कि आपने टॉप 50 देख लिया और 2-3 क्लासेस देख ली, फिर आप कह रहे हो सर अभी तो ये बाकी है, वो बाकी है, न्यू क्लासेस लाओ, न्यू क्लासेस लाओ। अरे न्यू क्लासेस तो हम दे ही देंगे भाई, लेकिन जो ऑलरेडी हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं उसका क्या? जितने भी क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं उसमें हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया तरीके से ही क्वेश्चंस को दिखाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिपीट ज़रूर होते हैं क्योंकि उनको हम छोड़ नहीं सकते, बट नए तरीके के क्वेश्चन जो है, जिस तरीके का फॉर्मेट है, उसको हम आपके सामने हूबहू पेश करने की कोशिश करते हैं। तो क्लासेस को छोड़ना नहीं है, आपको लगातार क्लासेस करनी है, 1 बाय 1 हर एक क्लास करनी है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और मिलेगा ज़रूर अगर आप करोगे तो, क्योंकि मेहनत हो जाएगी फिर आपकी ये, और मेहनत आपकी ज़ोर शोर से बोलेगी। तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ट्रोजन, वॉर्म, हाइपरबोट्स, क्लिकिंग्स। तो यहाँ पे क्या है? ये मैलवेयर हैं। मैलवेयर मतलब वायरस, ठीक है। तो ये जो मैलवेयर है इसमें से कौन सा वो है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है? रेप्लिकेट जब भी आए ना तो ऑप्शन बी मार देना। वॉर्म आप याद रखना हमेशा, क्योंकि वॉर्म एक ऐसा वायरस है, मैलवेयर है, जो कि आपके कंप्यूटर या आपके पीसी, लैपटॉप में या आपके मोबाइल फ़ोन में भी आएगा, अपने आप को कॉपी करेगा, ठीक है, और अपना पूरा ग्रुप बना लेगा बड़ा सा, और फिर उससे अपनी आपकी जो मोबाइल की मेमोरी है, फ़ोन की मेमोरी है, रैम है, रोम है, सबको घेर लेगा, ठीक है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका पीसी हो। और इससे फिर आपका मोबाइल का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाएगा। स्टोरेज फुल हो जाएगा तो क्या होगा? हैंग करने लगेगा। फिर आपका जब आप स्कैन करोगे तब पता चलेगा कि भाई इसमें तो वायरस है। इस तरीके से होती हैं चीज़ें, आपका मोबाइल जो है हैंग करने लगता है। तो रेप्लिकेट इटसेल्फ जब भी आए, वॉर्म आपको लगा देना है टिक। आगे बढ़ते हैं।
A single wire is being used to connect several computers in a network. टोपोलॉजी हमने पढ़ रखी है डिटेल में बढ़िया से, अगर आप क्लासेस देखोगे तो वहाँ पे आपको क्लासेस में देखने को मिलेगा। एक सिंगल वायर से कई सारे मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट कर दिए गए, ऐसा जब आपके सामने दिखाए तो बस आपको याद रखना है, बस टोपोलॉजी यहाँ पे लगती है। टीसीपी या इसको हम आईपी मॉडल भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पता आप करिए, थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़े से मेहनत आप भी करिए। होमवर्क है आपका कि टीसीपी का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, या इसको हम आईपी मॉडल भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं जिन लेयर्स के थ्रू सेंडिंग या रिसीविंग का जो है चीज़ें होती हैं। तो कितनी लेयर्स होती हैं, सबसे पहले तो ये आपको जानना है। और इसी तरीके से आपका एक और होता है मॉडल जिसे हम कहते हैं ओएसआई मॉडल। अगेन ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है और उसमें कितने लेयर्स होती हैं, बताने को तो मैं भी आपको बता दूं, बट कोई फ़ायदा नहीं है फिर जब तक आप, अगर मैं ये जो बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ भाई, इसके पीछे रीज़न है। आप एक बार सर्च करोगे ना, दिमाग में आपके बस जाएगा वो चीज़। खुदा ना खास्ता आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वो याद रहेगा कि यार ये तो मैंने सर्च किया था, ओएसआई का फुल फॉर्म, ओएसआई की लेयर्स। खुद से जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो अलग ही उसका मज़ा होता है और वो अलग ही तरीके से आपके दिमाग में बसे जाते हैं और याद रहता है आपको। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो भाई बताना, अगली क्लास करवाएंगे तो हम उसमें सब कुछ बता देंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए ही है, यकीन मानिए, फ़ायदा देखने को मिलेगा, चीज़ें फॉलो अप तो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीज़ द साइज़। देखो सबसे पहले आंसर तो आपको दिख ही गया है, कंट्रोल शिफ्ट और ये एंगल ब्रैकेट। ये जो एंगल ब्रैकेट है, अगर हम इसको अपोजिट वाला, इसके दूसरा वाला अपोजिट वाला अगर हम एंगल ब्रैकेट कर दें तो उससे क्या होगा, साइज़ का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही आप याद रखोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे हम टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्राउज़र। इसमें से कौन सा ब्राउज़र है। इजीली आप क्रोम ऑप्शन पढ़ के ऑप्शन को टिक मार सकते हो, क्रोम इज़ द राइट आंसर। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सर्च इंजन से ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो बिंग भी है, याहू भी है, डक डक भी है, बट AMD इज़ नॉट अ सर्च इंजन, ओके। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल वाई आपका किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अंडू के लिए, रीडू के लिए, पेस्ट के लिए या कॉपी के लिए। तो रीडू के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल वाई, अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड, सॉरी, ठीक है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जे तो हम जस्टिफाई के लिए यूज़ करते हैं, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल पी नहीं कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, याद रखना है। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। आगे बढ़ते हैं, सो दैट्स इट। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एंड हो जाते हैं और हमने टॉप 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर किए। कंप्यूटर की क्लास में पूरा निचोड़ देखने की कोशिश की। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, पूरा निचोड़। कंप्यूटर की ई बुक आपको फ्री में मिल रही है, आप कह सकते हो सारी की सारी जो ई बुक्स हैं, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर की, ये सभी ई बुक्स आपको मात्र 70 रुपीज़ में मिल रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। फैमिली में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर से दबा दें, जिससे हमको भी एक छोटा सा सपोर्ट मिले और हमको भी लगे कि हाँ, स्टूडेंट्स को अगर हम दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब दिखता है ना कि यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम आपको और अच्छे एफर्ट्स डाल के और वो क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जिस तरीके से बताया है क्लासेस को कवर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।